Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली, करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा, डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome back to Chetan Bharat Learning. मॉडर्न हिस्ट्री की MCQ सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज का डे 1 और आज हम डिस्कस करेंगे MCQs रिलेटेड टू एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके 1856 तक। 1857 से रिवोल्ट से पहले पहले जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी, कैसे ब्रिटिशर्स जो है अलग अलग पार्ट्स के इंडिया को बंगाल से शुरू करेंगे, डेक्कन के बाद नॉर्थ इंडिया को कंक्वेस्ट करेंगे और अलग अलग यूरोपियन पावर को हराएंगे। प्लस इस सारे प्रोसेस में हम देखेंगे कि कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जिनसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को वीक करेंगे, कम करेंगे, उन सबसे रिलेटेड आज MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQ हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद द रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एम्स टू। अब देखिए यहाँ पर आपको पहली चीज जो सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में इंडियंस की एजुकेशन, तो यहाँ पर हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, आप कह सकते हैं कि 2 कंट्रोवर्सी पढ़ते हैं, एक एंग्लिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। अब इंडियंस को पढ़ाना जो था ब्रिटिशर्स, आप कह सकते हैं कि उनको पढ़ाना था इंडियंस को, तो वो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए? क्या इंडियंस को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए या उनको उनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया। यहाँ पर अगर बात करेंगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की, तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किन्होंने दी थी ये भी हमें याद होना चाहिए। तो याद रखेंगे ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये लॉर्ड मैकॉले की है। और ये लॉर्ड मैकॉले जो है ये कहाँ पर हमने, आप कह सकते हैं हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में इनके बारे में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम पर, जब हम देखेंगे जो विलियम बेंटिक हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा और उनकी ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर को ऐड कर दिया जाएगा। और वो एक मेंबर होंगे कौन? वो होंगे लॉर्ड मैकॉले। ऑल्दो इनके पास आप कह सकते हैं कि उस एक्ट में इनके पास जो एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐड किए जाएंगे इनके पास फुल पावर्स नहीं होंगी। और अगर बात करेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो ये लॉर्ड मैकॉले ही होंगे जो, अगर बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ कमीशन बिठाया जाएगा उसके क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। तो इन्हीं की अगर बात करेंगे तो इन्हीं की थ्योरी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, टू स्पेंड द मनी इन एजुकेटिंग few persons from the upper class and middle class so that they would radiate education and modern ideas among the masses। तो यही हमारा आंसर भी है। अगर बात करें इस थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात जब की जा रही है, लॉर्ड मैकॉले की थ्योरी थी, इसमें कहने क्या जा रहे थे? देखिए, अगर बात करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन की, इंडिया की सोसाइटी की, तो सोसाइटी में जब हम बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है, मेजर जो आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि लोअर क्लास में है, पुअर स्टेट में है, काफी ज्यादा अमीर नहीं है। और इनको ज्यादा पढ़ाने में काफी ज्यादा रिसोर्सेज जो है ब्रिटिशर्स के यूज भी होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए लॉर्ड मैकॉले जो है वो एक नई थ्योरी लेकर आएंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। वो बोलेंगे कि हम क्या करते हैं, ये कुछ अपर क्लास को क्या कर देंगे? पढ़ा देंगे। किसमें पढ़ाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। इनकी जो आइडियोलॉजी होगी, इनकी जो थिंकिंग होगी वो टोटली हमारी तरह, ब्रिटिशर्स की तरह हो जाएगी। और आगे जाके हम देखेंगे कि अगर इनको हम हमारी तरह पढ़ा देंगे, हमारी तरह सोचेंगे, तो इनके इन्फ्लुएंस में ये जो मिडिल क्लास आएगी तो ये भी इनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे।
और जब मिडिल क्लास भी उनकी तरह ही बन जाएंगे तो एंड में हम देखेंगे कि जो एजुकेट नीचे वाली क्लास है, जो लोअर क्लास है, ये भी कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होगी। तो ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ध्यान रखेंगे डाउनवर्ड थ्योरी में मासिस को पढ़ाने की बात नहीं की गई। ये जो नीचे हम देख रहे हैं, ये जो रियल सोसाइटी थी हमारी, इसे पढ़ाने की बात नहीं की गई। इसमें कुछ ऊपर वाले लोग जो है अपर सोसाइटी के लोग हैं, आप कह सकते हैं अपर सोसाइटी और मिडिल क्लास को पढ़ाने की बात की जाएगी। क्लियर? तो ये थी हमारी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी और इसका आंसर भी करने का ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पुलिस वाज द वन ऑफ द पिलर्स ऑफ कॉलोनियल रूल। इन दिस कंटेक्स्ट आपसे पूछा है कि बताइए कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर होंगे। तो हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ थानास। तो देखिए थाना, एक थाना को जो है हेड करेंगे कौन? एक थाना को हेड करेंगे दरोगा, और उसके बाद हम देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे एक एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये इजी है, आप कह सकते हैं फैक्चुअल नॉलेज है, याद रखनी है तो याद रखेंगे। यहाँ पर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ रिलेटेड है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आगे भी पढ़ेंगे, कहीं पर बिल्कुल पढ़ेंगे, तो इनका ही नाम हम आगे जाकर पढ़ेंगे, परमानेंट सेटलमेंट में भी पढ़ेंगे। कुछ लैंड रिफॉर्म्स होंगे, कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम होंगे, उनमें से सबसे पहला अगर देखेंगे तो कौन सा होगा? परमानेंट सेटलमेंट होगा। तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस से ही रिलेटेड है। इसके साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस के ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने पुलिस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, जिसमें हमने देखा कि एक एम्पायर को छोटे छोटे थानास में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया, और डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेड होंगे वो एसपी होंगे, और जो थानास के हेड होंगे वो होंगे दरोगा। ये वर्ड जो दरोगा है, ये आज भी अगर बात करें थोड़ा सा, अगर आप जाएंगे यूपी बिहार की तरफ तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा दरोगा वर्ड। क्लियर? चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था ये काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर आपसे एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के बात करेंगे तो एंग्लो मैसूर वॉर हम देखेंगे कि टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर होंगी। और एंग्लो मैसूर वॉर में जब भी मैसूर पढ़ेंगे तो याद रखेंगे जो मैसूर में डायनेस्टी रूल करेगी उन्हें बोला जाता है वोडेयार डायनेस्टी। और मैसूर में जब भी हम पढ़ेंगे तो 2 ही हीरोज के बारे में बार बार पढ़ते हैं, एक होंगे हमारे हैदर अली और सेकंड होंगे हमारे टीपू सुल्तान। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, हैदर अली जो थे ये वोडेयार डायनेस्टी या टीपू सुल्तान वोडेयार डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं थे। हैदर अली उल्टा क्या थे, हम कह सकते हैं कि ये मिलिट्री चीफ थे, आर्मी के कमांडर थे। क्लियर? और जब बात करते हैं वोडेयार डायनेस्टी की तो उनके आर्मी के कमांडर थे हैदर अली, और हैदर अली के टाइम पर मैसूर जो है, अब मैसूर की एक तो हमें लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको मैसूर मिल जाएगा, मैसूर के ऊपर आपको यहाँ पर मराठास देखने को मिल जाएंगे। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको हैदराबाद देखने को मिल जाएगा, निजाम ऑफ हैदराबाद। और ये नीचे वाला जितना भी एरिया ये सारा आ जाएगा हमारा कार्नेटिक एरिया। क्लियर? तो यहाँ पर अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट चल रही थी। मराठास जो है वो 1761 के बाद अगर बात करेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड हैदराबाद वाले हैं वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मद्रास में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रिटिशर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एंग्लो मैसूर वॉर टोटल 4 वॉर्स होंगी। पहली 2 वॉर जो है वो हैदर अली लड़ेंगे। सेकंड वॉर की जब बात करेंगे तो सेकंड वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाएगी, और सेकंड से लेकर सेकंड, थर्ड और फोर्थ वॉर जो होंगे एंग्लो मैसूर वॉर वो टीपू सुल्तान ही लड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे पूछा गया कि द ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड द टीपू सुल्तान इन द बैटल इन 1799। अब ये जो बैटल है हमारा 1799 लास्ट बैटल, आप कह सकते हैं कि जो एंग्लो मैसूर वॉर होगी, 4th एंग्लो मैसूर वॉर की बात की जा रही है। अब इससे रिलेटेड पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे, ऑल द टेरिटरीज ऑफ द मैसूर वर गिवन टू द ब्रिटिश अलाइज, ब्रिटिश अलाइज में जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद, तो ये भी गलत है। तो याद रखेंगे जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर होगी इसके बाद अगर बात करेंगे जो टेरिटरी थी वो मैसूर के पास ही रही थी। ज्यादा जो टेरिटरी थी वो 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में मराठास ने हैदराबाद ने कैप्चर कर ली थी। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर हो जाएगी रॉन्ग। हमसे पूछा गया हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है। अगर बात करेंगे 4th एंग्लो मैसूर वॉर की जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी, तो टीपू सुल्तान की डेथ के बाद जो वोडेयार डायनेस्टी है इनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो जाएगी, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द न्यू मैसूर स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, मैसूर वाज रिस्टोर्ड टू द डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल राजास फ्रॉम द हैदर अली सीज द पावर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हैदर अली के टाइम से अगर आप बात करेंगे वोडेयार डायनेस्टी के जो राजा होंगे उनकी पावर कम होगी और हैदर अली की ज्यादा होगी। उसी चीज आगे टीपू सुल्तान भी आ जाएंगे। क्लियर? जो वोडेयार डायनेस्टी उनकी पावर कम होगी। और यहाँ पर हम 4th एंग्लो मैसूर वॉर की जब बात कर रहे हैं जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी, तो जो वोडेयार डायनेस्टी है इनके साथ
ब्रिटिशर्स जो है सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेंगे। तो अगर आंसर की बात की जाए, करेक्ट की पूछी जाए, तो सेकंड करेक्ट है हमारा, और हम देखेंगे थर्ड भी करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। आगे आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा सी, 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन कॉर्नवालिस का क्वेश्चन आ चुका है, पीछे ही हम डिस्कस कर चुके हैं कॉर्नवालिस के साथ उनके रिफॉर्म्स, लाइक पुलिस के रिफॉर्म्स और परमानेंट सेटलमेंट। और यहाँ पर अगर बात की जाएगी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपसे परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। चलिए जैसे कि सबसे पहली स्टेटमेंट, द जमींदार्स वर मेड ओनर ऑफ द लैंड, देयर राइट ऑफ ओनरशिप वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। तो ये हम आंसर हमारा होगा करेक्ट। अगर बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट की, तो देखिए ब्रिटिशर्स जो हैं काफी ज्यादा, अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे, जब इनके पास बंगाल, बक्सर के बाद अगर बात करेंगे, इनके पास बंगाल उड़ीसा वाला एरिया आ चुका है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, इनकी जो फाइट्स हैं ब्रिटिशर्स की, वो साउथ में चल रही हैं। मैसूर के साथ लड़ाई चल रही है, मराठास के साथ जो है इनकी लड़ाई हो रही है। तो इन्हें चाहिए क्या, ब्रिटिशर्स को यहाँ से बंगाल से एक परमानेंट, आप कह सकते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, जिनसे वो अपनी फाइनेंस कर सके नीचे वाली वॉर्स। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर अपने रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए एक सिस्टम लेके आ जाएगा, जिसे बोला जाएगा परमानेंट सेटलमेंट। इस परमानेंट सेटलमेंट में जो ब्रिटिशर्स होंगे वो क्या करेंगे कि नीचे जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाएगा। जमींदार जो होंगे उनका काम क्या होगा, ब्रिटिशर्स हैं जो जमींदार से डायरेक्टली क्या करेंगे, डील करेंगे। ब्रिटिशर्स जो है डायरेक्टली नीचे किसानों से डील नहीं करेंगे। जमींदार का काम होगा नीचे से जितना भी टैक्स है किसानों से इकट्ठा करके ऊपर जो है ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का। क्लियर। और ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या करेंगे, इस जमींदार को एक, आप कह सकते हैं कि एक डेडलाइन या एक लिमिट भी देंगे कि आपको इस डेट से पहले पहले ये जो आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू है इसे कलेक्ट करके हमारे तक पहुंचाना है। तो याद रखेंगे परमानेंट सेटलमेंट में इस चीज को बोला जाता है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज का मतलब कि एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट के सूरज छिपने से पहले पहले जमींदार को रोज, आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू जो होगा वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना होगा। और अगर बात करेंगे हेरिडिटरी, तो ये बिल्कुल हेरिडिटरी थे, जमींदार के बेटे ही आगे जमींदार बना दिए जाते थे। और यहाँ पर जमींदार को फायदा क्या हो रहा था, जमींदार को ये फायदा हो रहा था कि ब्रिटिशर्स को जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसमें से 89% वो ब्रिटिशर्स को देंगे और 11% जो है वो अपने पास ही रखेंगे। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिशर्स वर मेड ओनर्स ऑफ द लैंड एंड देयर राइट ऑफ ओनरशिप वाज मेड हेरिडिटरी। तो करेक्ट होगा क्या, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ट्रांसफरेबल भी थे। तो बिल्कुल जमींदार जो थे ये ट्रांसफरेबल थे। अगर आपको ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू नहीं देंगे तो इनकी जमींदारी आप कह सकते हैं कि ले ली जाती थी ब्रिटिशर्स द्वारा, और वहां पर नए जमींदार को अपॉइंट भी कर दिया जाता था। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। इनिशियल फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू अंडर द सिस्टम वाज मेड आर्बिट्ररी एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द जमींदार्स। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में परमानेंट सेटलमेंट में जो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन के द्वारा जमींदार जो को अपॉइंट किया जाएगा, वहां पर ये नहीं है कि ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इसमें से इतना रेवेन्यू निकलेगा, खेतों में से या एक गांव में से या लैंड में से इतना रेवेन्यू निकलेगा। लेकिन वहां पर ब्रिटिशर जो है इतना असेसमेंट नहीं कर रहे थे, वो एक आर्बिट्ररी तौर पर ही अपने हिसाब से ही वहां पर क्या करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए आगे देखेंगे। जमींदार वर टू पे 10 out of 11 ऑफ द रेंट दे रिसीव्ड फ्रॉम द पीजेंट्री। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 11% अपने पास रखेंगे और 89% जो है वो ब्रिटिशर्स को देंगे। तो आंसर की बात करेंगे, हमसे करेक्ट पूछा गया तो करेक्ट में आंसर हमारा तीनों ही आंसर्स जो है स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। चलिए आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1600 के आसपास की अगर बात करेंगे तो ये क्या बनाई जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाएगी। क्लियर। जो है आप कह सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ से क्या लेंगे, एक रॉयल चार्टर साइन करवाएंगे जिसमें वो लिखवाया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्सक्लूसिवली जो हमारा ब्रिटेन के ईस्ट की तरफ का ट्रेड होगा, यूरोप के ईस्ट की तरफ का ट्रेड होगा, वो एक्सक्लूसिव ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इंडिया हो या चाइना हो, उसके साथ जितना भी ट्रेड है यूरोप के ईस्ट की तरफ का ट्रेड, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्वीन से लिखवाकर अपने रॉयल चार्टर में लेकर आएंगे। अगर बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आएंगे तो मुगल्स कौन होंगे, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, शाहजहां वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो शाहजहां नहीं थे जो फर्स्ट मुगल एम्परर, जो आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी करेंगे। यहाँ पर आंसर आना चाहिए हमारा जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट में आएंगे पहली बार ब्रिटिशर्स, जो क्या लेंगे, जहांगीर से परमिशन लेंगे ट्रेडिंग की। नेक्स्ट, कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमारा आंसर। फर्स्ट फैक्ट्री अगर ब्रिटिशर्स की पूछी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो वो सूरत में है।
तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है और हमसे करेक्ट ही पूछा गया है, तो आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर सी 1 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि यूरोपियंस में सबसे पहली पावर जो आएगी तो वो आएंगे हमारे पोर्चुगीज। जो पोर्चुगीज हैं ये सबसे पहले आएंगे और पोर्चुगीज में भी कुछ आपको क्या होने चाहिए, कुछ आप कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। जो सबसे पहले इंडिया पहुंचेंगे वो पोर्चुगीज होंगे, वास्को डी गामा। लेकिन पोर्चुगीज जो सबसे पहले निकले थे इंडिया के फाइंड के लिए, उनके नाम भी याद होने चाहिए। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि डियाज निकलेंगे। डियाज जो है वो इंडिया नहीं पहुंच पाएंगे और कहां पर पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे केप ऑफ गुड होप्स तक ही पहुंच पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ नेम्स हैं, ये याद रखने की जरूरत है। केप ऑफ गुड होप्स के बाद डियाज के बाद हम देखेंगे यहाँ पर वास्को डी गामा पहुंचेंगे। वास्को डी गामा के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर आएंगे कैब्रल और फिर देखेंगे जब कैब्रल वास्को डी गामा जो होंगे वो फर्स्ट पोर्चुगीज होंगे जो इंडिया तक पहुंचेंगे। आप कह सकते हैं कि जो सी रूट के द्वारा पहले यूरोपियन होंगे जो इंडिया पहुंचेंगे, उनका नाम है वास्को डी गामा। तो यहाँ से जो आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग, कि कैसे ट्रेड करना है इंडिया के साथ सी रूट के थ्रू, वो सबको पता चल जाएगा यूरोप में। क्लियर। तो अब देखेंगे जब पोर्चुगीज को एक ट्रेड का पता चल चुका है तो कहीं ना कहीं वो अपने इस ट्रेड को सिक्योर करने की कोशिश भी करेंगे, तो जिसके साथ हम देखेंगे कि पोर्चुगीज जो है अपने वाइसरॉयज को सेंड करना शुरू करेंगे। अब पोर्चुगीज के जब वाइसरॉयज की सेंड करने की बात होगी तो सबसे पहले जो पोर्चुगीज वाइसरॉय आएंगे, नाम याद रखेंगे, उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद सेकंड वाइसरॉय आएंगे हमारे अल्फोंसो डी एल्बुक्र्यू और थर्ड नंबर पर हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नीनो डी कूना। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बिल्कुल आप सबको पता ही होने चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, तो याद रखेंगे यही जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्हीं की पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, और एक सिस्टम था जिसे हम बोलते हैं कार्ता सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे सेकंड नंबर पर हमारे आएंगे अल्फोंसो डी एल्बुक्र्यू। तो जो अल्फोंसो डी एल्बुक्र्यू हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें बोलते हैं हम द रियल फाउंडर, पोर्चुगीज के रियल फाउंडर इन्हें बोला जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा एरिया ये क्या करते हैं, अनेक्स करते हैं। अब अनेक्स कौन कौन सा एरिया करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये गोवा को कैप्चर कर लेंगे। क्लियर। और एशियन कोस्ट में हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस से लेके स्टेट ऑफ मलक्का तक सारा का सारा जितना भी ट्रेड है ये पोर्चुगीज क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। किनके टाइम पर, तो याद रखेंगे आंसर आएगा हमारा यहाँ पर अल्फोंसो डी एल्बुक्र्यू। क्लियर। अब याद रखेंगे लास्ट हमारे नीनो डी कूना, तो इनके टाइम पर ये जो कैपिटल है, कैपिटल को शिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम कैलिकट टू, अगर बात करें गोवा। क्लियर। तो याद रखेंगे अल्फोंसो के टाइम पर क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्क्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन नीनो डी कूना जो है गोवा को कैपिटल शिफ्ट करेंगे और अल्मीडा में कार्ता सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी का भी याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था हमारा हॉर्मो से लेके मलक्का तक इनके पावर को इंक्रीज किया, गोवा को कैप्चर किया, तो आंसर हमारा आएगा बी, इजी आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से पूछा गया है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सबसे पहली चीज याद रखेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अब मैंने कोशिश की जाएगी बोला है, खत्म नहीं की गई, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी मोनोपोली जो है वो बच जाएगी। चलिए आगे बात करें, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही। अब पूरी की पूरी ट्रेड मोनोपोली खत्म नहीं की है, इंडिया के साथ टी में ट्रेड, चाय में ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड को क्या कर दिया इन्होंने, एग्जेम्प्ट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर हो जाएगी करेक्ट। चलिए, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो ये तो पहले भी चल रहा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितना भी टेरिटरीज हैं इन्होंने एक्वायर की हुई है इंडिया में, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है। चलिए आगे अगर बात करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वाज नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगी। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वाज नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये आगे जाके होगा, अभी 1813 में नहीं होगा। क्लियर। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और हमसे पूछा इन्होंने, करेक्ट हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ए ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। इजी क्वेश्चन था। एक बार आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे एक्ट फ्रॉम 1773 से लेके लास्ट एक्ट हमारा होगा 1853। तो ये इन एक्ट्स को क्या करेंगे, हम इजीली इनकी प्रोविजंस को याद करने की कोशिश करेंगे। 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, पिट्स इंडिया के बाद 1793 के बाद आ जाएगा हमारा 1813 के बाद आ जाएगा 1833 और सबसे लास्ट में आएगा हमारे 1853 का एक्ट। तो ये एक्ट से इनकी प्रोविजंस जो है आपको टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली हम देखते हैं कि हर एग्जाम में ही पूछे जाएंगे।
बार बार इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब बात करते हैं यूरोपियंस के आने से लेके 1857 के रिवोल्ट तक, तो ये जो एक्ट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इससे थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रोविजंस को याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आपके एंग्लो मैसूर वॉर और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है। अब देखिए, अगर हमने पिछले में डिस्कस किया, पिछले कह सकते हैं क्वेश्चन में डिस्कस किया था, टोटल एंग्लो मैसूर वॉर 4 होंगी, और पहले में जो ट्रीटी होगी याद रखेंगे, ये ट्रीटी होगी हमारी ट्रीटी ऑफ मद्रास। पहले एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर में अगर बात करेंगे तो ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद अगर बात करेंगे थर्ड में, तो ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। अब ये जो सेरिंगापट्टम है ये और कुछ नहीं, ये आप कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान की या मैसूर स्टेट की कैपिटल थी सेरिंगापट्टम। और फोर्थ में तो हमें पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो टीपू सुल्तान को हरा देंगे, और मारने के बाद जो नई मैसूर स्टेट होगी उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो, थर्ड एंग्लो और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो इनको मैच करना है हमने, एंड विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच पूछा हुआ है। तो करेक्टली मैच की जब बात करेंगे तो देखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम होगी, तो बिल्कुल होगी। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम करेक्ट है। सेकंड में ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड में ट्रीटी ऑफ मद्रास नहीं होगी, फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ मद्रास होगी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वाज डिफीटेड, नहीं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जीतेंगे, हैदर अली डिफीट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान सन वर टेकन एज होस्टेज बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इन्होंने करेक्ट पूछा हुआ है, तो करेक्ट तो हमारा सिर्फ बी ऑप्शन ही बचेगा, 3 ओनली। तो याद रखेंगे यहाँ पर 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में तो टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी और लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होंगे, यहाँ पर हमारे होंगे लॉर्ड वेलेस्ली होंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इंडियंस की एजुकेशन से रिलेटेड अगेन वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स डिस्पैच आप कह सकते हैं कि वुड्स डिस्पैच में बोला क्या जाएगा, जैसे हमने पीछे बात की थी लॉर्ड मकॉले की, तो वो कह रहे थे कि इंडियंस को इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, और सिर्फ सभी इंडियंस को नहीं पढ़ाएंगे, ऊपर के कुछ इंडियंस को पढ़ाएंगे, जिसे हम आगे जाके बोलते क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर। तो अगर बात करते हैं वुड्स डिस्पैच की, तो ये उनसे बिल्कुल अपोजिट है, जिन्हें कि हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। वो एंग्लिश थे, ये ओरिएंटलिस्ट हैं, और ये लेके आएंगे अपनी थ्योरी, जिसमें ये बोलेंगे कि इंडियंस को मासीज को पढ़ाने की जरूरत है। इंडियंस के मासीज को, ये अपर क्लास को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये जो नीचे मासीज हैं इनको पढ़ाने की जरूरत है, और इनको पढ़ाएंगे भी किसमें, इनकी लोकल लैंग्वेज में, या जिसे बोला जाएगा वर्नैकुलर लैंग्वेज। क्लियर। और ये बोलेंगे कि इनकी स्टार्टिंग जो है वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही जैसे बड़े होंगे तो इनको बड़े होकर हाई स्कूल में या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो ये थे हमारा वुड्स डिस्पैच, काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मकॉलेज मिनट। क्लियर। जो मकॉलेज का आप कह सकते हैं थ्योरी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उससे काफी ज्यादा अलग है। अगर बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग दी वुड्स डिस्पैच आर ट्रू, तो ट्रू का ध्यान रखेंगे। तो ट्रू में क्या इन्होंने वुड्स डिस्पैच ने ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्या वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशंस पर आगे जाके यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, बिल्कुल बनाई जाएंगी। 3 यूनिवर्सिटीज हमें देखने को मिलेंगी, कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, बॉम्बे में बनाई जाएगी और मद्रास में बनाई जाएगी। क्लियर। 1857 में ये सबको हमें देखने को ही मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने 2 ही तरह की आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस करवाने की बात की थी, कि इंडियंस को पढ़ाएंगे किसमें, वर्नैकुलर, उनकी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें, और बड़े होकर इंग्लिश में। तो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश को हर लेवल पे, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो करेक्ट पूछा हुआ है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, लेकिन थर्ड इज इनकरेक्ट। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पर A, 1 and 2 ओनली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली का नाम है, किनके साथ जुड़ा हुआ है, इनका नाम है सब्सिडरी अलायंस के साथ। क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सिडरी अलायंस जो है, इनके ओरिजिनेटर की अगर बात की जाएगी तो याद रखेंगे कि ये जो कंसेप्ट था, ये डुप्लेक्स का कंसेप्ट था, जो एक फ्रेंच गवर्नर थे। क्लियर। अगर बात करते हैं इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी ज्यादा एरिया जो है किसके थ्रू एनेक्स किया जाएगा, तो वो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ही एनेक्स किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिशर ने कौन से पॉलिसी से सबसे ज्यादा एरिया को अनेक्स किया, तो उसका आंसर सब्सिडरी अलायंस ही होगा। और ये सब्सिडरी अलायंस जो है लेके कौन आएंगे, ये लेके आएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर। अब सब्सिडरी अलायंस में होगा क्या, सब्सिडरी अलायंस को इजी भाषा में ये समझ सकते हैं कि एक आपके पास क्या है, एम्पायर है, इस एम्पायर के एक किंग होंगे, इस किंग के आप कह सकते हैं कि जो आसपास में अलग किंग्स होंगे, जो इनके राइवल्स होंगे, इनकी लड़ाई हो रही है, तो
तो ये किंग को एक चीज तो क्लियर है कि इन किंगडम से जो बड़े राजा हैं इनसे हार जाएगा, तो इनको क्या चाहिए, इनको बदले में एक आर्मी चाहिए जो इनकी प्रोटेक्शन कर सके। तो इनको प्रोटेक्शन के लिए ही हम देखेंगे कि कौन आएंगे, ब्रिटिशर्स आएंगे अपनी सब्सिडरी अलायंस लेकर, बोलेंगे कि आपका जो डिफेंस है वो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन आपकी इस बदले में आपको इस आर्मी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। आपकी जो प्रोटेक्शन के लिए हम आर्मी सेंड कर रहे हैं उसका आपको पे करना पड़ेगा। प्लस ईस्ट इंडियन कंपनी ये बोलेगी कि हमारा एक रेजिडेंस जो होगा वो किंग के साथ उनके कोर्ट में भी बैठा होगा। अब ऑल्दो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ये बोलेगी कि ये जो रेजिडेंट है काफी कम इंटरफेरेंस करेगा या फिर इंटरफेरेंस ही नहीं करेगा, लेकिन देखा यह जाएगा कि इसके काफी ज्यादा अपोजिट होगा और स्टेट की रेवेन्यू को कम करने में इस रेजिडेंट का काफी ज्यादा हाथ होंगे। क्लियर, ये काफी ज्यादा इंटरफेरेंस भी करेंगे और एक टाइम पर ऐसा टाइम आएगा कि ये जो किंग होगा इसका रेवेन्यू इतना कम हो जाएगा कि ये जो आर्मी है इनको क्या ही नहीं कर पाएगा, पे ही नहीं कर पाएंगे, और पे ही नहीं कर पाएंगे तो इनसे फिर सब्सिडरी अलायंस और ये टोटली इनके अंडर आ ही चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सब्सिडरी अलायंस। क्या सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशर्स अपनी एक लॉन्ग आर्मी, बड़ी आर्मी रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे, दूसरों के खर्चे के ऊपर तो अपनी आर्मी रख रहे हैं। आगे देखेंगे टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, तो नेक्स्ट देखेंगे टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, और लास्ट देखेंगे टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। तो ये भी करेक्ट है, वेलेस्ली वाला स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, और इन्होंने हमसे डज नॉट अप्लाई पूछा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिए, डज नॉट अप्लाई। तो अगर डज नॉट अप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बनता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक इनकम का सोर्स नहीं बनाया था सब्सिडरी अलायंस को, इससे तो आप कह सकते हैं कि अपने एरिया को बढ़ाने के लिए लाया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनकम को सिक्योर करने के लिए, तो उसके लिए परमानेंट सेटलमेंट था, लेकिन एरिया को अनेक्स करने के लिए सब्सिडरी अलायंस है। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इसे आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर आपसे एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और उनकी प्रोविजंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे जितने भी एक्ट्स हैं 1773 से लेके 1853 तक के एक्ट्स जितने भी हैं उनकी प्रोविजंस पर आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, तो उन एक्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे एक्ट कौन कौन से पूछे गए हैं। हमारे पास 1813 का एक्ट पूछा गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, ये 1773 का एक्ट है हमारा। नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1858 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की थी, तो हम देखेंगे यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी मोनोपोली को खत्म किया गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है इसे खत्म किया जाएगा, चाइना के साथ ट्रेड और इंडिया के चाय वाला ट्रेड जो है वो बचा दिया जाएगा, वो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ए है वो बन जाएगा ए, से आंसर आएगा 2। तो ए अगर 2 पर है तो इसे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन चला जाएगा और डी ऑप्शन भी चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जैसे हमारा एक्ट है नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सेकंड ऑप्शन। जब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें प्रोविजन दी गई थी कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे वो अपना प्राइवेट जितना भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी उनके पास आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन देंगे। क्लियर, तो हमारे यहाँ पर आंसर यहाँ आ जाएगा ए ऑप्शन से आ जाएगा 2 और बी चला जाएगा 4, A2B4। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में आपको मिलेगी कि जितने भी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा, तो याद रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से एक्ट से बनाया जाएगा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा। और लास्ट हम देखेंगे कि एक्ट ऑफ 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से टोटली पावर जो है वो किसके पास चली जाएगी, वो क्राउन के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो हमारा बन जाएगा ए से 2, बी से बनेगा 4, बी से 4 आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा लिया गया आपसे, कुछ बैटल्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। तो याद रखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हमारी होगी ईयर इन 1761, इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इब्राहिम लोदी को नहीं हराएंगे, ये हराएंगे किन्हें, मराठास को। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा गलत। नेक्स्ट देखेंगे टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। नहीं, थर्ड एंग्लो में नहीं, टीपू सुल्तान की डेथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में होगी। थर्ड में ट्रीटी होगी, ट्रीटी कौन सी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मीर जाफर एंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद ब्रिटिश इंग्लिश टू डिफीट सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ
प्लासी, तो ये तो हो जाएगा करेक्ट। तो हमसे पूछा गया, उन्होंने करेक्ट ही पूछा है। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.